तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्या होता है सेकंड लॉ? सेकंड लॉ आपको एक्चुअली परमिशन देता है कि फर्स्ट लॉ का डोमेन क्या है। मेरे कहने का मतलब है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एनर्जी कंजर्व्ड है कि नहीं। हमने अब तक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ऐसा कोई एग्जांपल नहीं देखा है जिसमें एनर्जी कंजर्व ना हो। लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है कुछ शर्तों पे, कि इस फॉर्म में से इस फॉर्म में तो जाएगी, लेकिन इस फॉर्म से वापस इस फॉर्म में नहीं आ पाएगी। ऐसी घटनाएं जो अलाउड हैं, उनको कौन सा लॉ अलाउ करता है? वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। है ना, मैं आपको एक ही स्टेटमेंट बोलूंगा, एक ही सिंबल बोलूंगा, और ये भी बताऊंगा कि वो सिंबल कहां से आया, जिसका नाम है एंट्रोपी। उससे हम वो सारी घटनाएं सिद्ध करेंगे गणितीय रूप से, मैथमेटिकली, कि वो अलाउड हैं, और जो नहीं अलाउड है उसी सिंबल से सिद्ध करेंगे कि वो नहीं अलाउड है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉडी लेते हैं 20 डिग्री पे, सेम मास की सेम प्रॉपर्टी वाली दूसरी बॉडी लेते हैं 40 डिग्री पे, और दोनों को मिक्स करते हैं। अगर आप इन दोनों बॉडीज को मिक्स करते हो तो आप पाओगे कि इनका टेम्परेचर थोड़ी देर बाद में 30 डिग्री हो गया। अब आप कभी नहीं पाते कि आप थोड़ी देर और वेट करो, आधा पानी जो है वो 20 पे चला गया अपने आप, और आधा पानी जो है वो अपने आप कहाँ चला गया, 40 पे। ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन अगर 30 डिग्री वाले में कुछ पानी 10 पे पहुंच जाए, कुछ पानी 50 पे पहुंच जाए, ऐसा हो जाए, तो क्या एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ वायलेटेड है? आंसर है नहीं। सिर्फ 40 वाली चीज का टेम्परेचर कम होके 30 हुआ, 20 वाली चीज का टेम्परेचर बढ़ के 30 हुआ, 30 वाली चीज है उसका टेम्परेचर उतना ही गिर जाए, और कितना हो जाए, 20 हो जाए, और कुछ का टेम्परेचर बढ़ जाए और कितना हो जाए, 40 हो जाए, तो इसमें लॉ, टोटल एनर्जी तो अभी भी वही रही ना, एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी। अरे समझ पा रहे हो ना? जैसे आप सपोज करो कि हीट हायर टेम्परेचर वाली बॉडी, लोअर टेम्परेचर, एक तो उदाहरण ये हो गया। तो जो 30 डिग्री वाला पानी है वो दो पार्ट्स में बाइफरकेट होना अलाउड है क्या? नहीं है, मतलब यूनिवर्स अलाउ नहीं करता, हम कभी ऐसा एग्जांपल नहीं देखते। अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हालांकि इसमें भी एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है। इससे आसान एग्जांपल लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि एक हाई टेम्परेचर वाली बॉडी है और एक लो वाली बॉडी है। हाई टेम्परेचर वाली बॉडी क्या करती है, लो टेम्परेचर वाली बॉडी को हीट देती है। ऐसा हम हमेशा देखते हैं, ऐसा मान के बैठे। अगर लो टेम्परेचर वाली बॉडी हाई टेम्परेचर वाली बॉडी को हीट दे दे, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन जो लॉ है उसका वायलेशन हो रहा है क्या? जैसे एक बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री है, एक बॉडी सेमी बॉडी है और सेमी मास है, लेट से आसान कैलकुलेशन के लिए, उसका टेम्परेचर लेट से 40 डिग्री है, तो 40 वाली से 10 की तरफ हीट आएगी। यही बात है। 10 वाली अगर 2 डिग्री टेम्परेचर लूज करके 8 पे पहुंच जाए और 40 वाली को 42 पे पहुंचा दे, क्योंकि सेम मास और सेम ही प्रॉपर्टी थी, तो ऐसा ही होगा। तो इसमें क्या एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट हुआ? आंसर है नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो फिर ऐसा कभी होता क्यों नहीं? इसको क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है, इसके लिए हमको एक लॉ बनाना चाहिए, और उसी लॉ का नाम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक और उदाहरण देता हूं, एक और उदाहरण देता हूं। वो एग्जांपल ये है कि आप किसी चेंबर में गैस लीजिए, और यहां से इसको शट करिए और यहां पे गैस लीजिए सारी। ठीक है, आप एक दिन इस चेंबर, अब एनर्जी का कोई कॉन्फ़िगरेशन है, अब कुछ एनर्जी है इस सिस्टम की, यहाँ पे कोई भी गैस नहीं है, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैक्यूम है, और यहाँ पर सारी गैस है। अब आपने इसको ओपन कर दिया, और ओपन कर दिया और इस गैस को अलाउ किया किधर भी जाने के लिए। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये गैस सारी इधर ही रह जाए और उधर एक भी ना जाए? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो। क्वांटम फिजिक्स कहती है इसकी। लेकिन हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, या जो हम जो डोमेन जानते हैं उस हिसाब से सारी गैस फैल जाती है भाई, और एक्सपैंड हो जाती है, वी से 2v हो जाती है सारी गैस की वॉल्यूम, एक तरीके से मतलब ज्यादा वॉल्यूम में चली जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, ग्राम्स डिफ्यूजन लॉस। डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है ना वो। खैर लॉ की जरूरत भी नहीं है हमें ये बात जानने के लिए कि सारी गैस जो है वो फैल जाएगी।
ठीक है, अब इस कॉन्फ़िगरेशन की कोई एनर्जी है, ठीक है। अगर आपने ये काम आइसोथर्मली किया, गैस ठंडी भी नहीं होगी क्योंकि किसी चीज के अगेंस्ट एक्सपैंड होती है गैस, तब वो ठंडी होती है। तो वहां पे वैक्यूम था, गैस ठंडी भी नहीं होगी, वही टेम्परेचर रहेगा। तो गैस की इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स वही, टेम्परेचर भी वही, है ना। तो गैस की इंटरनल एनर्जी वही है, मतलब टोटल एनर्जी तो वही है जो पहले थी। अब इस गैस की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस एक तरफ ही आ जाए, मतलब इस तरफ हो ही ना, और हम अलाउ कर रहे हैं इसको होने के लिए, ऐसा तो कभी नहीं होता। हालांकि ऐसा हो तो वही एनर्जी आ रही है, एनर्जी तो अभी भी कंजर्व है। पर एनर्जी कंजर्व रहते हुए भी कुछ प्रोसेस हो जाते हैं और कुछ नहीं होते। मेरी बात समझ रहे हो? हर प्रोसेस जो होता है उसमें एनर्जी कंजर्व होती है, हर प्रोसेस। लेकिन हर प्रोसेस होता नहीं, कुछ कुछ प्रोसेस अलाउड नहीं है नेचर में होना। आप ये बात समझ पा रहे हो ना, कि पानी बाल्टी है, बाल्टी को ऐसे नहीं कह सकते छू, अब मेरे को नहाना है तो कुछ पानी इतना इतने डिग्री पे हो जाओ, कुछ पानी इतनी डिग्री पे, ऐसा होता है क्या? हमेशा हॉटर बॉडी कोल्डर बॉडी को हीट देती है। तो ऐसा क्या क्या हो सकता है? ऐसी 1 बिलियन चीजें होगी। तो हम तो बायोलॉजी वाले या फिर हम तो केमिस्ट्री वाले नहीं है कि हम 1 बिलियन चीज़ों की एक किताब बनाएंगे, ये एक्सेप्शन है, ये। हम तो फिजिक्स वाले हैं। हम क्या करेंगे ना, एक सिंगल लॉ से ऐसा नहीं दी जा सकती कि आप ये बुक पढ़ो, इस बुक में जो चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती, ये सेकंड लॉ है। अब मैं बात का स्टेटमेंट का मतलब समझ रहे हो? हम क्या करेंगे, एक ही लॉ बनाएंगे, बाकी सब लोग भूल जाना, बाकी सब लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही लॉ बनाएंगे और एक ही मैथमेटिकल सिचुएशन लिखेंगे, और हम कहेंगे कि अगर ये होता है तो ये चीज़ें अलाउड है, और ये नहीं होता है तो ये चीज़ें नहीं अलाउड है। उस निशान का नाम है डेल्टा एस, एंट्रोपी। डेल्टा एस बोल देने से एंट्रोपी डिफाइन नहीं होती, एंट्रोपी को भी मैं थोड़ी देर में डिफाइन करूंगा। अगर ये यूनिवर्स के लिए ग्रेटर देन जीरो है, जनरली ग्रेटर देन जीरो, और बहुत ही स्लो प्रोसेस है, टाइम में थोड़े टाइम पहले और थोड़े टाइम बाद में एक जैसे ही मामला है, बहुत ही रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो डेल्टा एस जीरो आ जाएगा, अदरवाइज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आएगा यूनिवर्स का। यानी कि यूनिवर्स ऑलवेज टेंड टू हायर एंट्रोपी कॉन्फ़िगरेशन। कोई एंट्रोपी, कोई चिड़िया होती है, और यूनिवर्स हमेशा लो एंट्रोपी से हाई एंट्रोपी की तरफ मूव करता है। इसका कारण हमें बहुत भौतिक रूप से पता नहीं, जैसे कि हमें इस बात का कारण नहीं पता कि एनर्जी कंजर्व क्यों है। हमें सिर्फ ये बात पता है कि एनर्जी कंजर्व है। हमें इस बात का कारण भी नहीं पता कि टाइम हमेशा फॉरवर्ड क्यों चल रहा है। जैसे इस स्पेस के कोऑर्डिनेट में आप अपनी पोजीशन रिपीट कर सकते हो क्या? हाँ, कर सकते हो। टाइम का कोऑर्डिनेट रिपीट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। कर पाते तो बहुत कुछ कर पाते। स्पेस रिपीट हो जाता है, टाइम रिपीट नहीं होता है ना। स्पेस में किस वक्त आप कहाँ खड़े हो, किस वक्त, वो बहुत मैटर करता है। अगर कोई पत्थर गिरने वाला था गाड़ी पे, वो गाड़ी उसी वक्त वहीं से गुजरे, पर 2 सेकंड आगे पीछे गुजरे, तो बहुत कुछ डिसाइड करती है वो गाड़ी, वो पत्थर का गिरना। टाइम का कोऑर्डिनेट स्पेस के साथ बहुत कुछ मैटर करता है। टाइम का कोऑर्डिनेट कभी रिपीट नहीं होता, वो हमेशा एक ही रेट से अग्रिम दिशा में रवाना है। हालांकि एक ही रेट वाले स्टेटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है मॉडर्न थ्योरीज के हिसाब से ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। मेरे कहने का मतलब है टाइम हमेशा आगे ही चल रहा है। ये बात ऐसी है जैसे एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है, इसके कारण नहीं बताया हमको। मतलब कि आप बार बार टाइम के साथ डील करते हो लेकिन एंट्रोपी के साथ नहीं करते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि ये इतना ही ऑब्वियस है जितना टाइम का आगे जाना, जैसे जैसे मैं आपको कहूँ कि एक सुबह उठे, आपके सामने एक चीज प्ले हो रही है आंखों के सामने, कि एक झूला है, उस पे एक लड़की बैठी हुई है, और वो झूला धीरे 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 और फिर तेज 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 हो जा रहा है, और तेज। तो आप उस मूवी के बारे में जो आपकी आंखों के सामने चल रही है उसके बारे में क्या बोलोगे? कि ये मूवी जो है वो टाइम में बैकवर्ड प्ले हो रही है। पहले झूला तेज होता है, फिर वो धीरे होता है, डैम्प होता है। ऐसा होता है रियल लाइफ में। तो टाइम पे पीछे जाने का क्या मतलब हुआ? अब इसी मूवी को उल्टा प्ले करोगे तो ऐसा होगा ना। तो अगर आप यूनिवर्स को टी टाइम में देखोगे और एंट्रोपी देखोगे, कोई एंट्रोपी कोई चीज़ है, और टी प्लस डी टी टाइम में देखोगे और एंट्रोपी देखोगे, तो वो हमेशा एस प्लस डी एस मिलेगी आपको, और डी एस पॉजिटिव मिलेगा ऑलवेज, अनएक्सेप्शनली। ऐसे प्रोसेस
जिसके लिए ये S पॉजिटिव हो जाए, ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे सारे प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस होंगे, यानी वो होंगे, यानी वो अलाउड है। और ऐसे प्रोसेस जिसके लिए डेल्टा एस नेगेटिव आ जाए, वो अलाउड नहीं है। और डेल्टा एस 0 है तो हम टाइम में बढ़े ही नहीं, यानी जो प्रोसेस हुआ तो है लेकिन अत्यंत स्लोली हुआ होगा। इन बातों को एज ए मेमोरी एड आपने रख लिया गया। मैं इन बातों को सारों को सिद्ध करूंगा मैथमेटिकली और ऐसे भी बताऊंगा आपको क्या है। बस फिलहाल सार इतना है कि कुछ प्रोसेस आप देखते हो, आप इस चीज को महसूस करना अंदर तक कि कुछ चीजें हो सकती हैं और होने पर भी एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट नहीं होता, लेकिन कभी नहीं होती, क्योंकि एनर्जी का रेंडमाइज होना बहुत कॉमन है। एनर्जी हमेशा चाहती है कि वो रेंडमाइज हो, हर प्रोसेस चाहता है वो रेंडमाइज हो। अगर उसको अलाउ किया जाए अपने तरीके से होने के लिए, तो हमेशा वो पार्टिकल कॉन्फ़िगरेशन को रेंडमाइज ही करेगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था क्यूब का, जो क्यूब, रूबिक क्यूब जो सॉल्व करते हैं, उसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि मान लो पहले से बहुत ऑर्गेनाइज्ड आपको दे रखा है और आपको ब्लाइंड फोल्ड करके बोले कि इसको फ्लो से मूव करो, किधर भी कैसे भी रैंडमली, तो ऐसा कभी नहीं आता कि वो वापस ऐसा कैसा ऑर्गेनाइज होके वापस आ जाए। रैंडमनेस ही आती है, क्योंकि उसके पॉसिबिलिटीज कितने हैं, उसके आउटकम्स कितने हैं, अनंत, बहुत ज्यादा है ना। वैसे मैथ्स वाले कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी पॉसिबिलिटी हमारे लिए इनफाइनाइट बहुत ज्यादा है। और उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है जो ऑर्गेनाइज्ड है, एक। तो कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ज्यादा प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव करेगा, ज्यादा डिसऑर्डर्ड स्टेट की तरफ मूव करेगी हमेशा स्टेट्स। और ये डिसऑर्डर्डनेस को ही मैथमेटिकली किसी तरीके से लिखेंगे अपन एंट्रोपी। तो एंट्रोपी को मैं पहली बार डिफाइन करने जा रहा हूं, और उसके बेस पर आपको जो भी मैंने व्यवहारिक बातें बोली है, क्या क्या बोली है, क्या क्या बोली है, वो 40 और 20 वाला, हॉटर बॉडी और कोल्डर बॉडी वाला, गैस का डिफ्यूजन वाला, ये सारी व्यवहारिक बातें, मुख से बोली हुई बातें, लाइनें लिखने लायक है। इनके लिए कोई मैथ थोड़ी होता है यार, लेकिन मैं मैथमेटिकली एकदम सिंबॉलिकली को प्रूव करूंगा कि जो चीजें होनी अलाउड थी ना, उन सभी चीजों के लिए डेल्टा एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। तो सबसे पहले मैं इसको डेल्टा एस को मैथमेटिकली डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, एक सिलेबस का पार्ट हुआ करता था जिसका नाम था कार्नो इंजन, कार्नो साइकिल। थोड़ा सा उस साइकिल के बारे में बता दूं, मतलब इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं करेंगे। साइकिल ऐसी थी कि उस टाइम स्टीम इंजन का बहुत प्रभाव था विश्व भर में। तो कोई भी स्टीम इंजन है आपके पास और उसको आपने किसी रिजर्वोयर जो T1 टेम्परेचर पर है, T हाई टेम्परेचर पर है, इससे हीट देनी है और हीट की वजह से ये स्विंग होगा, ठीक है। ऐसा स्टीम इंजन था, ऐसा मान लो, है ना। तो क्या होगा कि यहाँ पर कुछ पिस्टन होता था, मैं इसको एकदम सही बनाता हूँ कि ये कुछ T टेम्परेचर पर चीज़ है, TH पे, और यहाँ पर गैस है और ये पिस्टन, और ये पिस्टन मूवेबल है और ये कनेक्टेड है इस शाफ्ट से, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर गैस एक्सपेंड करेगी ना तो ये ऊपर मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा तो ये जो फैन था इसका वो घूमता था, नीचे मूव करेगा तो वापस ऐसे घूमेगा। तो कोई भी इंजन इस प्रकार की वर्किंग करता है। तो आप इंजन कह लो, इसको आप क्या कह लो, इंजन कह लो। किसी भी इंजन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इसको हीट दे रहे हो, ये TH टेम्परेचर इससे इन्फिनिटिसिमली स्मॉल ज्यादा है, और इसको क्या करेंगे अपन, एक्सपेंड करेंगे। कितने टेम्परेचर पर एक्सपेंड करेंगे, TH टेम्परेचर पर, यानी आइसोथर्मली इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड। अब ये चित्र दिमाग में रखना, मैं सिर्फ ग्राफ बनाऊंगा, ज्यादा मतलब इंजीनियर बनना हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। स्टेट 1 है, इस पे इस गैस को आइसोथर्मली एक्सपेंड किया। ये बस मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स का सिलेबस बचा नहीं है अब, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जेई एडवांस में तो था ही नहीं कभी, जेई मेन से अब की बार हटा दिया और नीट में भी हटा दिया है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सिर्फ स्टेटमेंट याद रखो, बाकी ये कार्नो साइकिल जो है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में आती है तो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये आइसोथर्मली क्या हो गया, एक्सपेंड। आइसोथर्मली क्यों हुआ, उस इंजन के साथ अपन ने क्या किया, जो इंजन था ना उसके नीचे T हाई टेम्परेचर का एक रिजर्वोयर रखा। रिजर्वोयर क्या चीज होती है, ऐसी चीज जो अपना टेम्परेचर नहीं बदलती लेकिन दूसरी चीज को क्या देती है, हीट दे देती है। जैसे ये रूम, रूम के अंदर कॉफी, कॉफी ठंडी हो जाएगी लेकिन रूम गर्म नहीं होगा, तो रूम क्या है कॉफी के लिए, रिजर्वोयर है, जो अपना प्रॉपर्टी लूज करे बिना दूसरी चीज का प्रॉपर्टी बदल दे। ये टेम्परेचर के कॉन्टेक्स्ट में अपन ने एक रिजर्वोयर लगाया जिसका टेम्परेचर था TH, T2 T1 कुछ भी कर, TH कह देते हैं। उसने हीट दी,
तो ये गैस क्या हुई, आइसोथर्मली एक्सपैंड हुई। फिर अपन ने वो रिजर्वोयर हटा दिया, अगर हटा देंगे तो हीट देना बंद कर देंगे, और वो गैस की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो फर्दर एक्सपेंड होगी और स्टेट 3 में पहुंच जाएगी। इसको बोलेंगे अपन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसमें हमने हीट दी थी कि नहीं, लेट से Q1 हीट दी थी, और यहां पर हीट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अब वो जब पूरी तरह एक्सपैंड हो जाएगी जहां तक उसको एक्सपैंड होना है, अब वो शाफ्ट जो है वो वापस घूमेगी। अरे मेरी बात समझे कि नहीं? और इस बार उसका जैसे एक्सपैंड होगी ना तो कूल डाउन होगी वो। आपने पहले तो हीट दी, उसका टेम्परेचर मेंटेन रह गया, एक्सपैंड होने से कूल डाउन होती है चीज, लेकिन हीट देने की वजह से वो एक्सपैंड होती रही और कूल डाउन भी नहीं हुई, सेम टेम्परेचर पे होती रही। फिर आपने वो हटा लिया, फिर वो कूल डाउन होते होते क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। ऐसे एक्सपेंशन, कौन सा एक्सपेंशन बोलेंगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। स्टेट 3 पे पहुंच जाएगी वो गैस। अब आप जब वो वापस वो उल्टा घूमेगा, तो अब आप क्या कर रहे हो ना, TL टेम्परेचर के साथ, इसका टेम्परेचर हो गया गैस का TL यहाँ पे, अब इसी का एक रिजर्वोयर लगा रहे हो लो टेम्परेचर का, और वो गैस क्या हो रही है, गैस क्या हो रही है इनसाइड द पिस्टन, क्या हो रही है, कंप्रेस। वो डायग्राम याद है ना, गैस क्या हो रही है, ये हो गया आइसोथर्मल कंप्रेशन। बात समझ पा रहे हो कुछ कुछ? और फिर उसके बाद में वो TL भी आप हटा दो और उसको कंप्रेस होने के लिए अलाउड करो बिना हीट दिए, बिना हीट लिए। और मैं बात समझ रहे हो, तो वो पहुंच जाएगी स्टेट 1 पर वापस। ये हो जाएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये कौन सा कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये जो साइकिल थी, ये कार्नो की थ्योरेटिकल साइकिल का एफिशिएंसी आता था 32% थ्योरेटिकली। अगर सारे फ्रिक्शन लॉसेस और सारे बंद करते तो सिर्फ 32% उस टाइम पे। वर्ल्ड वॉर 2 की स्टेज पे इन्होंने ये बनाया था। उस टाइम यूएस सबसे अच्छे हीट इंजन बनाता था, तो उससे भी बढ़िया हीट इंजन सैडी कार्नोट ने फ्रांस के लिए बना के दिया था, क्योंकि ये हीट इंजन था, मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन था ये उस समय का। ठीक है, और इसकी जो एफिशिएंसी है थ्योरेटिकली किसी भी हीट इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी है। वो एक चीज को बंद नहीं कर पा रहे थे, वो ये है कि इसका हीट रिजेक्शन। ठीक है, इसके एफिशिएंसी के लिए मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, इसकी एफिशिएंसी होती है किसी भी चीज की, जैसे आप यहां से ऐसे देखो, ये वो हीट इंजन है, ये हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर है, इसका लेबल डायग्राम बोलते हैं इसको। ठीक है, हाई टेम्परेचर से हीट दोगे Q1, हमने Q1 नाम रखा उसका, ये कुछ वर्क आपको करके देगी और बदले में हीट रिजेक्ट करेगी Q2। तो एफिशिएंसी होती है आउटपुट, जो कि वर्क के फॉर्म में, अपॉन में इनपुट। इन एरो से आप क्या कह सकते हो, Q1 इनर अंदर जा रहा है एरो, और ये दो एरो बाहर आ रहे हैं Q2 और W। Q1 किसके बराबर है एनर्जी के टर्म्स में, Q2 प्लस W। आप Q2 जीरो चाहते हो, अगर आप Q2 जीरो हो जाए किसी तरीके से, Q1 किसके बराबर आ जाएगी, Q1 हीट किसके बराबर आ जाएगी, यूजफुल वर्क के, जो कि इंपॉसिबल है किसी भी इंजन के लिए, क्योंकि इंजन तो वापस पिस्टन अपनी वापस स्टेट में तो आएगा ही ना, और जब भी आएगा तो हीट रिलीज करेगा। या फिर तो ठंडे वाले का टेम्परेचर 0 केल्विन हो या गर्म वाले का टेम्परेचर इनफाइनाइट हो, तब एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। Q1 बराबर Q2, तो W को क्या लिख सकते हैं बच्चों, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। तो एफिशिएंसी आ जाएगी प्यारे बच्चों Q1 1 माइनस Q2 बाय Q1। Q2 अगर 0 हो जाए तो एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। ये एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी है क्या, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली, इससे ऊपर थ्योरेटिकली भी नहीं हो सकती, प्रैक्टिकली तो और भी कम होती है। क्योंकि ये सारी साइकिल कार्नो की जो थी वो कौन सी थी, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मुझे कैसे पता, क्योंकि बहुत स्लोली उन्होंने ये प्रोसेस किया है और सारों के अपने डॉट बनाए। तो ये सारा प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, और इसके लिए उन्होंने ये कैलकुलेशन किया। रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टैटिक होता है और फ्रिक्शन लॉसेस वगैरह सारे जीरो होते हैं। इसकी उस समय के हिसाब से एफिशिएंसी बोल रहा हूं, वो आप बहुत आसानी से Q2 और Q1 की वैल्यू से तय कर सकते हैं, और Q2 और Q1 की वैल्यू बहुत आराम से ये प्रूव की जा सकती है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस से। Q2 बाई Q1 जो हो जाएगा वो T2 बाई T1 हो जाएगा। Q2 बाई Q1 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1। आपको घर पे करना है तो कैसे करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और प्रोसेस इक्वेशन यूज करेंगे। ये कौन सा प्रोसेस है,
आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के लिए जो वर्क आएगा वही किसके बराबर आएगा, Q1 के बराबर, और वर्क क्या आएगा, nRT ln ऑफ V2 बाई V1। उन सबको सॉल्व करेंगे ना आप तो ये आ जाएगा। वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो ऐसे ही बहुत ज्यादा डिविएट हो जाएंगे अपन मेन बात से। तो आप ये मान लो Q2 बाई Q1 किसका पार्ट है, T2 बाई T1। Q2 बाई Q1 वही है जो T2 बाई T1 है। तो यहां पर एफिशिएंसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये थी जब ये सिलेबस था T2 बाई T1। और मैं आपको एक चीज बता दूं, कुछ चीजें एग्जाम में वो भी आ जाती हैं जो सिलेबस में नहीं है। अगर ये आता है तो T2 आपको, T2 और T1 ऑलवेज केल्विन में रखना। आपको ट्रिक करेंगे, बोलेंगे एफिशिएंसी हाफ है और T1 इतना डिग्री है तो T2 कितना है, और वो भी डिग्री में लिखेंगे। तो आप सोचोगे डिग्री है, डिग्री बाद में है, तो मैं डिग्री को नहीं बदलता। ऐसा करते ही गलत हो जाएगा। जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री का रेशो कितना आया, 1:2। लेकिन 30 डिग्री को केल्विन में चेंज करने के बाद ये 1:2 नहीं आएगा। और सही कौन सा है, केल्विन वाला। तो सही कौन सा नहीं हो सकता, डिग्री वाला। तो अगर आपका फाइनल आंसर भी डिग्री में है, देख मतलब मैं ये देता हूं तुमको और ये देता हूं डिग्री में और ये पूछता हूं, और ऑप्शन मैंने सारे डिग्री में डाल रखे, तो हमारा टेम्पटेशन है नेचुरल क्या, डिग्री में सॉल्व कर देते हैं। क्यों वापस चेंज करें, अब चेंज करें फिर चेंज करें, नहीं करेंगे, सारे डिग्री में। नहीं, ऐसा मत करो। अब इसको केल्विन में करोगे, ये किस में आएगा फिर, केल्विन में, क्योंकि ये तो दिया हुआ है तो केल्विन में आएगा। और फिर उस केल्विन को किस में करोगे, डिग्री में। तब आंसर से मैच करो अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आता है तो। अब तुम वापस उसी चीज पे आते हैं, एंट्रोपी पे, सेकंड लॉ। अब कार्नो ने देखा, जैसे न्यूटन ने देखा था ना बच्चों। एक्चुअली ये स्टेटमेंट का क्रेडिट हम क्लॉसियस को देते हैं, और फर्स्ट और सेकंड लॉ को अरेंज करने का भी। उन्होंने फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों एक साथ दिए। तो एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि एनर्जी कंजर्व है। एनर्जी कंजर्व किन शर्तों पे है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो मैं उनकी बात बोल रहा हूँ। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी के लिए आपको न्यूटन इतने क्लेवर थे, उन्होंने बोला कि यार ये दो चीजें ना डिफाइन करती है फोर्स को। ये बदलते हो तो फोर्स एग्जिस्ट करता है, या इसको बदलने के लिए आपको फोर्स चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उन्होंने इसको अलग अलग दो क्वांटिटी नहीं बोला, उन्होंने बोला कि ये गुच्छा ही है क्वांटिटी का जिसका नाम है मोमेंटम। ऐसा ही ध्यान से सुनना, अगर Q1 गिवन हीट है जो कि आपने दी T1 टेम्परेचर पे दी थी, Q2 एक्सक्रीटेड हीट है बाय द सिस्टम जो कितने टेम्परेचर पर एक्सक्रीट करी गई, T2 टेम्परेचर पर। Q2 नेगेटिव होगा। फिर हम अगर Q1 और Q2 को जोड़ दें, ये नेगेटिव होगा, तो क्या आएगा, Q1 बाई T1। हमने ही लिखा है अभी लिखा था ना, Q1 बाई Q2 इज इक्वल्स टू T1 बाई T2, अभी लिखा था। तो अगर ये और ये बराबर है और ये नेगेटिव है तो इसका सम क्या आना चाहिए, 0। उनके लिए बात बहुत अद्भुत हो गई कि किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ऐसा होता है। अद्भुत क्यों हो गई, तो ना तो Q 0 था, ना तो Q1 प्लस Q2 0 है, या Q1 माइनस Q2 0 है। Q1 और Q2 बराबर नहीं है, ना ही T1 और T2 बराबर है। लेकिन Q1 में अगर आप T1 का भाग देते हो, कुछ समझ में आ रही है बात है, और Q2 में अगर आप T2 को भाग देते हो और फिर इनको जोड़ते हो, और 10 भी ऐसे, Q1 बटे T1 प्लस Q2 बटे T2 प्लस Q3, ऐसे सबको जोड़ते हो, तो आपको क्या मिलेगा, 0। उनको लगा कि ये एक स्पेशल टर्म है, और इस स्पेशल टर्म का नाम है एंट्रोपी। व्हाट इज एंट्रोपी, एंट्रोपी इज हीट गिवन एट ए टेम्परेचर, इसको बोलते हैं अपन एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ ए गैस। समझ में आया। इस टर्म को क्लब किया उन्होंने क्योंकि उनको अद्भुत लगा। अद्भुत क्यों लगा, क्योंकि Q1 माइनस Q2 जीरो नहीं है, T2 माइनस T1 भी जीरो नहीं है। किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए उन्होंने ऐसा पाया, साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ऐसा पाया कि Q1 बाई T1
प्लस Q2/T2, सिंबल्स के साथ डालोगे तो प्लस Q3/T। इनमें से कोई चीज सेम नहीं है इंडिविजुअली, लेकिन इनके रेशियोज का सम क्या आता है? 0। तो उन्होंने बोला कि इस क्वांटिटी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, ये क्वांटिटी हमारे बाद में बहुत काम आ सकती है। और इसको उन्होंने बोला उस जगह की डिसऑर्डर्डनेस, डेल्टा एस इज योर एंट्रोपी। डेल्टा क्यू हीट को भी एंट्रोपी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, टी डेल्टा एस। टी क्या चीज है? टेम्परेचर जिस पे वो हीट डेल्टा क्यू दी गई है। मान लो आपने 10 हीटें दी और 10 बार टेम्परेचर अलग था, इस एंट्रोपी को कैसे ऐड करोगे? इन सब का सम करके, और उसके नीचे कौन सा टेम्परेचर डालोगे? जिस टेम्परेचर पे जो हीट दी है, ये एंट्रोपी कहलाता है। ये चीज एंट्रोपी कहलाती है। ये चीज क्या कहलाती है? एंट्रोपी। दी सिस्टम में निकाल ली गई है तो वो माइनस हो जाएगा, तो अपन दी गई बोलेंगे क्योंकि पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव लिखा। ठीक है, देखो कोई भी प्रोसेस किया ना जो वापस उसी स्टेट में आया, तो हमेशा डेल्टा एस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए उनको 0 मिला। तो उन्होंने डेल्टा एस को डिक्लेयर किया कि ये एक स्टेट फंक्शन है। डेल्टा एस क्या है प्यारे बच्चों? डेल्टा एस इज ए स्टेट फंक्शन। अभी इस बात को सिद्ध कर देता हूं आपके लिए। वैसे ये मेरा डोमेन नहीं है, केमिस्ट्री का है, लेकिन इट इज़ वेरी टेम्पटिंग कि मैं इसको सिद्ध कर ही देता हूँ। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा और डेल्टा इसको कैलकुलेट करने का आपको एक तरीका मिलेगा। डीएस क्या होगा? डीएस क्या होगा? डीएस क्या होगा? डी क्यू, छोटी सी हीट जो आपने टी टेम्परेचर पर दी, ये स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी। यूनिवर्स में जो प्रोसेस अलाउड है ना, उनके लिए डीएस कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। जिसके लिए डीएस, कोई प्रोसेस हो गया और उसने कैसे भी करके आपने डीएस निकाल लिया और डीएस आया पॉजिटिव, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, वो प्रोसेस हो जाएगा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। वो उस तरफ नेचर अपने आप चलेगा। जैसे हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ नेचर अपने आप चलता है ना। क्यों चलता होगा? क्योंकि ड्राइविंग फोर्सेस उस तरफ है। ड्राइविंग फोर्सेस हमेशा इस तरफ रहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस, अनलेस आप दूसरे फोर्सेस लगा के उसको एनफोर्स ना करो, कि वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। अगर आप ग्रेविटी को काम करने दोगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा रिड्यूस करेगी, बात जान ली अपने मैकेनिक्स में। ऐसे ही स्पॉन्टेनियसिटी के लिए एक और टर्म है एंट्रोपी। से हीट भी है, एंथैल्पी भी है, और इनको क्लब करके गिब्स ने एक बहुत शानदार फंक्शन दिया है जिसके बारे में वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं एंट्रोपी बात कर लेता हूँ। एंट्रोपी स्पॉन्टेनियसिटी बताती है। अगर एंट्रोपी किसी तरीके से निकाल पाए, जिसकी मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको, और उस प्रैक्टिस के साथ ही मैं ये सिद्ध कर देता हूँ कि ये स्टेट फंक्शन है। अगर आप किसी भी तरीके से एंट्रोपी निकाल पाते हो किसी भी तरीके से, और आप ये देख पाते हो कि एंट्रोपी तो पॉजिटिव आ गई, चेंज इन एंट्रोपी, तो वो प्रोसेस हो जाएगा। आपने कहा था ना कि ये अलाउड है, तो कौन से अलाउड है? इसके लिए डीएस क्या हो? पॉजिटिव। क्लियर है? देखना, सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करना सिखाता हूं, फिर अपन रोमांचक चीजें करेंगे जो मैंने बोली थी उनको मैं मैथमेटिकली करके दिखाऊंगा यहाँ पर। इनफैक्ट ये चीज भी मैथमेटिकली करके दिखाऊंगा आपको कि गैस ऐसे फैल सकती है और ऐसे नहीं फैल सकती। ये चीज भी मैथ से करके दिखा दूंगा। एंट्रोपी आप समझो, बस एक चीज समझो, एंट्रोपी, और वो सारी चीजें एक साथ प्रूव करेगी। क्या क्या? हॉट और कोल्ड मिक्स नहीं होते, मिक्स हो जाते हैं तो फिर वो अलग नहीं होते, मतलब मिक्स होते हैं। और हीट जो है कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में नहीं जाती, हॉटर से कोल्डर में जाती है। गैस जो है वो हायर वॉल्यूम की तरफ डिफ्यूज होती है। ऐसा, ये सब एक ही नियम से साबित करेंगे कि वो दूसरे वाला प्रोसेस कभी नहीं देखोगे आप, क्योंकि उसका डेल्टा एस नेगेटिव आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले डेल्टा एस का कैलकुलेशन करते हैं। मान लेते हैं कि किसी गैस का एक ग्राफ बनाते हैं, चलो। एक गैस आइसोथर्मली 1 से 2 पर गई। ये स्टेट नहीं है, अलग अलग स्टेट नहीं है वैसे ये, है ना। हालांकि दोनों स्टेट में अलग प्रेशर है, अलग वॉल्यूम है, लेकिन प्रोडक्ट सेम है। आइसोथर्मली गई है तो स्टेट 1 से कहां गई वंशु? 2 पे गई। स्टेट 1 से कोई गैस जो है वो 2 पे गई। ठीक, अब अपन ने एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट किया। एक बार, अगली बार ये गैस जो है स्टेट 1 से 2 पर ऐसे गई, स्टेट 1 से 2 पे
तरीके से गई है, 1 से 2 तरीके से गई है, ठीक है। मतलब 1 से 3 पे गई और 3 से फिर वो 2 पे गई, ऐसा, ठीक है। 1 से 3 पे गई और 3 से फिर वो 2 पे गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसकी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। दूसरी चीज ये हो जाएगी कि एंट्रोपी, दोनों बार एंट्रोपी का चेंज क्या आ जाएगा, सेम। तो इसे क्या सिद्ध हो जाएगा कि ये स्टेट फंक्शन है। इससे करते हैं पहले 1 से 2 वाले से। तो डेल्टा एस और 1 to 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है। व्हाट इज डी क्यू, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, एन आर टी एल एन V2/V1 और अपॉन में जिस टेम्परेचर पर वो हीट दिए, किस टेम्परेचर पे दिए, टी पे ही दिए, टी तो सेम रहा है थ्रू आउट। अरे हाँ या ना, यस। तो ये क्या आ जाएगा, टी एस या डेल्टा एस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, डेल्टा एस क्या आ जाएगा, एन आर लॉन ऑफ V2/V1। ये कौन से तरीके से आया, 1 से 2 जाने पे आइसोथर्मली। अब 1 से 3 जाते हैं, 1 से 3 कौन सा प्रोसेस है, ये पीवी ग्राफ है, आइसोकोरिक प्रोसेस है 1 से 3। तो डी क्यू क्या लिखेंगे, डी क्यू क्या लिखेंगे, एन सीवी डी टी, बहुत बढ़िया। 1 से 3 जा रहे हैं, दिख रहा है ना सबको, 1 से 3 जा रहे हैं, तो क्या कौन सा प्रोसेस से जा रहे हैं, आइसोकोरिक से। तो हीट क्या हो जाएगी, डी क्यू क्या हो जाएगी, एन सीवी डी टी अपॉन में टेम्परेचर तो हर बार अलग लग रहा, तो टी डिवाइड करेंगे और इसको क्या करना पड़ेगा हमको, इंटीग्रेट। प्लस 3 से 2 कैसे जा रहे हैं, आइसोबैरिक से, तो एनसीपी डी टी आ जाएगा, एनसीपी डी टी अपॉन में टी, और अगेन इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और टेम्परेचर कहां से 1 से 3, 1 से 3 और यहां पर 3 से 1, 1 क्यों, क्योंकि वो आइसोथर्मल प्रोसेस की लाइन है, ठीक है, समझे कि नहीं। आप बताओ क्यों, क्योंकि वो आइसोथर्मल पे ही है वो लाइन, ठीक है। ये आंसर आया था पहली बार, इस बार वाला आंसर निकाल लेते हैं, इस बार वाला आंसर निकाल लेते हैं, इसको इरेज कर दूं क्या, ये चीज तो डेरिवेशन थी ना उसका, ठीक है। इस बार क्या निकाल लेते हैं, इसका आंसर निकाल लेते हैं और देख लेते हैं वही आता है क्या, ठीक है। अरे टेम्परेचर तो 1 वाला ही है ना 2 पे भी, ठीक है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस की लाइन पे हिट कर गए ना अपन। तो इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करो, इसका क्या आएगा, एन बाहर चला जाएगा, सीवी बाहर चला जाएगा, डी टी बाई टी एल एन T3/T1 प्लस एन, सीपी को क्या लिख सकते हैं, सीवी प्लस आर इंटू में एल एन T2 या T1 बाय में T3। अब ये इंटीग्रल सोल्व हो गया, तो अब यहां पे देखो एन सीवी, सुनना इधर देखो सारे बोर्ड की तरफ, अचानक कॉपी मत देखना, ये लिखा हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है एन सीवी इंटू में इसका नेगेटिव T3/T1 करके माइनस का कर दू इसको। अरे समझ में आ रहा है बात, T1/T3 को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ, मतलब -1 पावर लगा सकते हैं इसकी पावर, फिर पावर आगे ला सकते हैं, वो माइनस रह जाएगा लॉग में, तो ये टर्म कट जाएगा एनसीवी वाला, और यहां पर क्या रह जाएगा, एन आर एल एन T1 बाय में T3। इसको क्या लिखा था मैंने, T3/T1 करके नेगेटिव लिखा था, अरे हाँ कि नहीं, एल एन यही रह जाएगा, मतलब एक तरीके से एल एन T1/T3, और T1/T3 को क्या लिख सकते हैं बताओ, एल एन T1/T3 को क्या लिखा जा सकता है, T1 और T3, ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। तो यहां पे टेम्परेचर T1 है और यहां पे T3 है, आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम सेम, तो T1/T2 इज इक्वल्स टू V1/V2, वॉल्यूम सेम है, तो P1/P2। तो
यहां वाला ले लो, ये तो वो है, ये भी तो T1 है, तो यहां पर वॉल्यूम क्या है V1 यहां पर, और यहां पर वॉल्यूम क्या है V2, तो V1 बाई V2 ये आइसो बैरिक है, तो इज इक्वल्स टू T1 बाई T2। T1 मतलब यहां का टेम्परेचर दैट इज T3 और यहां का टेम्परेचर इज T1, तो T3 बाई T1 या T1 बाई T3 इज V2 बाई V1, एंड ये भी क्या है V2 बाय V1, यानी कि दोनों बार डेल्टा एस क्या आ गया है सेम। अरे रटना थोड़ी है, मेरे को यहां से नहीं मिला तो वहां से मिल जाएगा, आना तो सेम ही है ना वो। इससे हम क्या सीखे, इससे हम दो चीजें सीखे, ध्यान रखना, माइंड में रखना, दो चीजें क्या सीखे हो आप। पहला कि डेल्टा एस इज ए स्टेट फंक्शन, राजस्थान में डेल्टा एस राजस्थान जैसा हो, कहीं भी चले जाओ, और हरियाणा में हरियाणा जैसा स्टेट फंक्शन होता है वो। दूसरा डेल्टा एस इज ए स्टेट फंक्शन, और दूसरा डेल्टा एस इज, दूसरी चीज जो हमने सीखी वो थी कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस, दूसरी चीज जो हमने सीखी वो थी डेल्टा एस का कैलकुलेशन। अब आइए उस सारे चीजों के लिए मैं डेल्टा एस की सहायता से आपको वो बातें सारी जो मैंने व्यवहारिक तौर पे बोली थी उनको सिद्ध करता हूं, और आपको पता चलेगा कि मैथमेटिक्स और मैथमेटिशियन क्या चीज होते हैं। किसी आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए मात्र कुछ सिंबल हैं ये, कि कोई डेल्टा एस है उसको लिख रखा है, और ये पूरा का पूरा एक ग्रंथ है अपने आप में। ये सब होने वाली चीजों को अलाउ करता है, और आपको ये बताता है कि ये चीजें होगी, और सब नहीं होने वाली चीजों के लिए आपको बताता है कि ये चीजें नहीं होगी। स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज ये बोली गई थी कि हीट जो है वो हायर टेम्परेचर बॉडी जो है वो लोअर टेम्परेचर बॉडी को देती है, हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो होती है। आइए इस चीज का डेल्टा एस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आपके पास एक बॉडी है जो TH टेम्परेचर पर है, और एक बॉडी है TL टेम्परेचर पर, आपने इनको कनेक्ट कर दिया, और हम मान लेते हैं कि हायर टेम्परेचर वाली चीज से लोअर टेम्परेचर वाली की तरफ हीट जा रही है। आप उल्टा भी मान सकते हैं, सीधा मानेंगे तो डेल्टा एस आ जाएगा पॉजिटिव, उल्टा मान लेंगे तो नेगेटिव, मैं दोनों सिद्ध करूंगा एक साथ। ठीक है, अब जो भी टेम्परेचर पे ये लोग एग्री होंगे, ये हीट देगा DQ, और ये हीट ग्रहण करेगा DQ, हीट अब्सॉर्ब, इसको दी जाएगी हीट और इसके द्वारा दी जाएगी हीट। अरे हाँ कि नहीं, हीट गिवन टू द सिस्टम में इसकी हीट नेगेटिव होगी, इसकी पॉजिटिव होगी, वो अपने आप आ जाएगा MSDT को आप करोगे तो DT T2 माइनस T1, इसका फाइनल टेम्परेचर कम होगा और इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा ज्यादा, तो T2 माइनस T1 इसके लिए कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो जितनी हीट ये देगा, अगर यही दो सिस्टम है दुनिया में, यही दो चीजें, उतनी हीट ये लेगा, यानी ये अगर DQ हीट दे रहा है तो ये DQ हीट ही लेगा। ये DQ हीट कितने टेम्परेचर पर दे रहा है TH पे, जो भी जब भी देगा हर इन्फिनिटिसिमल स्मॉल चेंज में इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर कम होगा, लेकिन हर बार इससे तो इसका टेम्परेचर ज्यादा ही रहेगा TH वाले का, हाँ या ना। तो जो गिवन हीट है दैट इज MSDT ओवर T। सबसे पहले मैं TH लिख दे, या फिर आप ऐसा यहां से ले लो, पूरा इंटीग्रल भी नहीं करना पड़ेगा, DT बाय में T, दिस इज गिवन हीट, दिस शुड बी व्हाट नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, यस, प्लस वो जो हीट लेगा टोटल हीट ऑफ द सिस्टम Q1 बाय T1 प्लस Q2 बाय T2, वो लेगा हीट MSDT, उसका टेम्परेचर रेज होगा ओवर TL। ये ज्यादा है और ये नंबर कैसा है नेगेटिव, और ये ज्यादा है, तो नेगेटिव नंबर ओवरऑल क्या है कम, और पॉजिटिव नंबर ओवरऑल क्या है ज्यादा। तो ये डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर आप ठीक उल्टा करते हो और आप कहते हो कि ये आदमी हीट देगा और ये हीट लेगा, तो कुछ नहीं होगा, बस डेल्टा एस कैसा आ जाएगा नेगेटिव, और जिसके लिए डेल्टा एस नेगेटिव आ जाए वो सिस्टम अलाउड नहीं है वो। अब दोबारा इस सवाल को उसके लिए पानी के लिए कर सकते हो, मैं पानी का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसका S1 होता है, तो फिर अपन को डालना नहीं पड़ेगा, प्लग नहीं करना पड़ेगा वैल्यू।
तो एक और मैंने उदाहरण दिया था कि वो अनमिक्स नहीं होते, 40 अलग और 20 अलग नहीं होता। तो उसमें मैंने ये कहा था कि एक पानी है हायर टेम्परेचर पर और एक पानी है लोअर टेम्परेचर पर, और पानी ले लेते हैं, मास भी सेम ले लेते हैं ताकि कट कर सकें हम चीजें। आप ना लेना चाहो तो आप लिखो, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर मैथ करना पड़ेगा, ज्यादा टर्म्स लिखने पड़ेंगे। और ऑब्वियसली ये किसी बीच के टेम्परेचर पर अर्थमेटिक मीन पर एग्री करेंगे, TH प्लस TL बाय 2 पर एग्री करेंगे। ये 20 है, ये 40 है, ये 20 है, तो ये 30 पर एग्री करेंगे, इस टाइप के टेम्परेचर पर एग्री करेंगे, 30 आर पे। हाँ है ना? तो मैं मान लेता हूं वो टेम्परेचर T है, कैपिटल T, इस पर ये एग्री कर रहा है। तो ये हीट देगा, इस टेम्परेचर पर पहुंचेगा, ये हीट लेगा और इस टेम्परेचर पर पहुंचेगा। तो इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस कैलकुलेट करते हैं। और फिर ठीक उल्टा प्रोसेस के लिए, इस टेम्परेचर पर पानी है, वो पानी इस पे गया, अलग अलग हो गया वो, तो उसके लिए डेल्टा एस कैलकुलेट करेंगे। तो अभी जिसके लिए डेल्टा एस कैलकुलेट करेंगे उसके लिए डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा, आना चाहिए क्योंकि वो होता हुआ देखते हैं हम। तो आइए डेल्टा एस कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हीट जो ये देगा ms dt ओवर TH, या उस टाइम का T, जब 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 जो जो T होगा, प्लस ms dt दूसरा अपॉन में T डैश उसका T जो जो जब जब जो होगा, और इन दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? T। इसका इनिशियल टेम्परेचर TH था, इसका इनिशियल टेम्परेचर TL था, और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? T। ms इसलिए लिखा है ताकि ईज हो, ms बाहर ले सकें। तो ms ln T बाई TH प्लस ln ms कॉमन है, ln T बाय TL, प्लस है तो T बाय TL लिखा जाएगा। एंड दिस इज डेल्टा एस। इज इट ट्रू? माइनस नहीं लगाया मैंने, वो माइनस अपने आप इसमें प्रकट हुआ पड़ा है, क्योंकि लॉग में आपने लिखा है TH नीचे, लॉग में ये नंबर जो है वो डोमिनेटर इसका क्या है? डेनोमिनेटर इसका क्या है? बड़ा, TH और T इसका क्या है? छोटा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है लॉग में, लॉग में प्रॉपर फ्रैक्शन आता ही का मतलब क्या होता है? वो नेगेटिव होता है टर्म। अब समझे कि नहीं? ऐसा। तो यहां से ये ms T स्क्वायर TH TL यही होगा। एंड व्हाट वाज T स्क्वायर? मेरे को ये सिद्ध करना है डेल्टा एस पॉजिटिव है, ln भी था, ln भी था। मेरे को डेल्टा एस पॉजिटिव सिद्ध करने के लिए ये नंबर ग्रेटर देन 0 सिद्ध करना, ग्रेटर देन 1 सिद्ध करना, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, लॉग में है ना ये, ग्रेटर देन 0 नहीं, ग्रेटर देन 1। तो T स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन, तो हमको चाहिए T स्क्वायर ग्रेटर देन TH TL, क्योंकि T स्क्वायर अपॉन TH बाई TL हमको 1 से बड़ा चाहिए ऑब्वियसली। तो अब देखिए T बेसिकली क्या है? TH प्लस TL बाई 2 का होल स्क्वायर है ये। और या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि T इज ग्रेटर देन रूट TH TL। इस प्रोसेस को होने के लिए कंडीशन चाहिए, अगर ये ट्रू है तो एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव, और अगर एंट्रोपी पॉजिटिव है तो प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होगा, यानी ऐसी घटना प्रकृति में घटित हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट का इसका वेरिफिकेशन हमको करना है। तो देखिए ये क्या है? ये क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है, और इधर क्या है? T क्या है? अर्थमेटिक मीन है, किस किस का? TH और TL का। और आप जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन ऑलवेज हायर देन ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि इसके लिए डेल्टा इसका वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर हम इसका ठीक रिवर्स प्रोसेस करते, अर्थात अगर हम इसका ठीक अपोजिट सोच रहे हैं, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि कोई बॉडी T टेम्परेचर पर हो और TH और TL में विभक्त हो गई है, डिफ्रेंशिएट हो गई, जबकि ऐसा ऐसा हम नेचर में कभी भी ऑब्जर्व नहीं करते। अगर ऐसा होता है तो डेल्टा एस कैसा आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि इसका फाइनल टेम्परेचर T था, तो अगर T से TH जाएगा तो यहां पर TH आ जाएगा और यहां पर T आ जाएगा। यहां पर भी क्या आ जाएगा? इनिशियल टेम्परेचर इसका TL था, यहां पर T आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा? TL आ जाएगा।
तो ये नंबर, ये जो लिमिट्स है जस्ट फ्लिप कर जाएगी और ये नंबर डेल्टा एस कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, विच इज नॉट ऑब्वियस फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो हमने बहुत आराम से एक मैथमेटिकल फंक्शन डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो से एक बहुत ही व्यवहारिक बात सिद्ध कर दी है कि ये प्रोसेस हो सकता है और एक प्रोसेस इज नॉट अलाउड। जो प्रोसेस अलाउड है उनके लिए डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अच्छा, एक और बात कि सर आपने ये तो सिद्ध कर दिया यहां से, लेकिन ये सिद्ध करना तो बहुत मुश्किल है कि गैस जो है वो एक चेंबर से इसमें भरी हो तो दोनों चेंबर में बराबर बराबर या फिर डिफ्यूज हो जाती है। गैस का डिफ्यूजन जो है वो वेरी कॉमन है और डिफ्यूज गैस वापस से एक तरफ नहीं आती, इस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन नहीं करती, क्योंकि आज हम जानते हैं कि एंट्रोपी से रेंडमाइजेशन इज वेरी कॉमन। जो रेंडमाइजेशन है वो कॉमन होगा, लेकिन इसको भी एंट्रोपी से सिद्ध कर सकते हैं मैथमेटिकली। अब किसी गैस जो यहां पर भरी गई है, अगर इस वाल्व को खोल देंगे तो हम देखते हैं कि ये गैस जो है डिफ्यूज हो जाती है। ये डिफ्यूज्ड गैस कभी भी एक तरफ होकर वापस नहीं आती। तो हम इस प्रोसेस की स्पॉन्टेनियसिटी देखते हैं। अब यहां पे ब्यूटी ऑफ एंट्रोपी यूज करेंगे। एंट्रोपी का ब्यूटी क्या है कि हम अगर नहीं भी जानते कि ये प्रोसेस कौन सा है, अगर हम नहीं जानते तो भी डेल्टा एस फॉर एनी प्रोसेस विल बी सेम, जो कि मैंने आपको शो किया है कि आप किसी भी प्रोसेस को लीजिए और यहां से 1 से दूसरी स्थिति 2 में आइए, तो आप चाहे ऐसे आइए, चाहे आप ऐसे आइए, चाहे आप ऐसे आइए, इट इज वन एंड सेम। एंट्रोपी चेंज इज वन एंड सेम, दैट्स द ब्यूटी ऑफ ए स्टेट फंक्शन। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि गैस इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन पर चाहे किसी भी प्रोसेस आए, चेंज इन एंट्रोपी सेम होगा। अपन एक पिक्यूलियर प्रोसेस ले लेते हैं विच इज आइसोथर्मल। हालांकि मैं इस बात का क्लेम करना चाहूंगा कि टेम्परेचर द गैस चेंज नहीं होगा, क्योंकि गैस किसी चीज के अगेंस्ट एक्सपेंड नहीं कर रही। द गैस विल कूल डाउन इफ इट इज एक्सपेंडिंग अगेंस्ट द यूनिवर्स। हम अभी जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की जो थ्योरी है उसमें भी यही कंक्लूड कर पा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है और यूनिवर्स कूल डाउन हो रहा है, तो यूनिवर्स किसी चीज के अगेंस्ट एक्सपेंड हो रहा होगा, अगर हो रहा है तो। और नहीं हो रहा तो यूनिवर्स का टेम्परेचर सेम रहेगा। खैर, दूसरी बात है, मैं फिलहाल यहां पर ये कहना चाहूंगा क्योंकि गैस किसी भी और चीज को पुश करके एक्सपेंड नहीं हो रही, वैक्यूम में ही एक्सपेंड हो रही है, तो गैस विल नॉट लूज इट्स टेम्परेचर। सो आई कैन टेक द एंट्रोपी चेंज अकॉर्डिंग टू द आइसोथर्मल प्रोसेस। dq बाय टी, ये कैलकुलेशन करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कि गैस जो है वो v वॉल्यूम में थी और फिर v से 2v वॉल्यूम में हो गई, तो एंट्रोपी चेंज कितना होगा, dq कितना होगा, वर्क के बराबर, विच इज nRT ln फाइनल वॉल्यूम अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम अपॉन में टेम्परेचर एट विच दिस हीट हैज बीन सप्लाइड। तो यहां से क्या आ जाएगा, nr ln 2, विच मीन्स कि डेल्टा एस जो है प्यारे बच्चों, ln2 पॉजिटिव नंबर है, nr पॉजिटिव नंबर है, इस बार भी पॉजिटिव आ गया, अद्भुत, शानदार। यानी कि एंट्रोपी सब कुछ बता देती है कि क्या प्रोसेस होगा और क्या प्रोसेस नहीं होगा। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। एनर्जी कंजर्व अगर ये गैस इस कॉन्फ़िगरेशन से, जब ये दोनों तरफ डिफ्यूज्ड है, उससे सिंगल तरफ भी आए तब भी है। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा कहता है कि दूसरी वाला जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो प्रोहिबिटेड है यूनिवर्स में, यानी सिर्फ एक टाइप का एनर्जी कंजर्वेशन विल टेक प्लेस। वो ये होगा कि गैस एक से इस स्टेट में जाए और इस स्टेट से वापस इस स्टेट में आते हुए भी अगर एनर्जी कंजर्व भी होती है तो भी ये अलाउड नहीं है, क्योंकि उसके लिए डेल्टा एस नेगेटिव आ जाएगा। उसके लिए 2v बाई वी की बजाय v बाई 2v आ जाएगा। देयर विल बी ln 1 बाई 2 विच इज नेगेटिव। आई होप ये लेक्चर से आपको काफी हेल्प मिली होगी रिगार्डिंग एंट्रोपी, कि एंट्रोपी कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है और यूनिवर्स जो है वो हायर एंट्रोपी की तरफ जा रहा है। अब देखिए ना, इस पार्टिकल के यहां होने की, जैसे हम दो संभावनाएं लेते हैं, ln2 यहां पे फंक्शन कर रहा है, तो यहां पे दो संभावनाएं लेते हैं। जैसे कि पहली है कि गैस जो है लेफ्ट में रहे, दूसरी है राइट में रहे। तो इन दोनों में से, लेफ्ट और राइट दोनों में से कोई एक चूज करने का, सिर्फ लेफ्ट चूज करने का, इसका प्रोबेबिलिटी में से हायर प्रोबेबिलिटीज उस साइड रिजाइड करेंगे जब लेफ्ट और राइट दोनों में से कोई एक पार्टिकल, मोजो पोमो जो भी उसका नाम रखना चाहे, एक्स वाई जेड जो भी ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल अगर सिर्फ लेफ्ट साइड में अलाउड है, इसका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनर्जी कम है, विच मीन्स कि ये कम रेंडमनेस अपने साथ लेकर आ रहा है। और तभी इस पार्टिकल को कंपैरेटिवली अगर इस पार्टिकल को अलाउड है दोनों तरफ जाना, तो इट हैज मोर रेंडमनेस। यूनिवर्स ऑलवेज टेंड्स टुवर्ड्स मोर रेंडमनेस। इट्स ऑल about entropy.